पेट्रोल पंप वाले लड़के के ऊपर अपने हुस्न का जादू चलाने के बाद कृतिका ने उससे ट्रक के मालिक असलम मियां का नाम बाहर निकलवा लिया था और वो लोग असलम के अड्डे तक पहुंच गए थे। असलम के अड्डे पर पहुंचने के बाद सिद्धार्थ समेत बाकी लोगों ने देखा कि वहां पर बहुत सारे ट्रक खड़े हुए थे जिनकी डिजाइन एक जैसी ही थी, बस उनके नंबर बदले हुए थे। सिद्धार्थ ने सबको गुल्लू को लेकर आने वाले ट्रक का नंबर दे दिया था और सारे लोग उस नंबर के ट्रक की तलाश कर रहे थे। अभिमन्यु और गुरबचन एक तरफ देख रहे थे तो सिद्धार्थ और कृतिका दूसरी तरफ देख रहे थे। तभी वहां पर सिद्धार्थ को किसी ने मदद करने की बात करते हुए आवाज दी और जब उसने और कृतिका ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश ही उड़ गए थे। वहां पर वही लड़का खड़ा हुआ था जिसने कृतिका को असलम मियां के अड्डे के बारे में बताया था। ये कौन है और इसने हमें कैसे देख लिया? सिद्धार्थ ने कृतिका से सवाल किया। इसने ही रास्ता बताया था यहाँ का, कृतिका ने जवाब दिया। उन दोनों को आपस में फुसफुसाते देखकर वो लड़का आगे बढ़ गया और बोला, क्या फुसफुसा रहे हो तुम दोनों? इतना कहकर वो लड़का बिल्कुल उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं दिखाई पड़ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने जानबूझकर इन लोगों को यहाँ भेजा है। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक असलम था। तो मैडम जी बताओ, मेरे बंदे ने तुम्हारी गाड़ी कहाँ ठोकी है? मैं हर्जाना भर देता हूँ। इतना कहते हुए उस लड़के ने कृतिका की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया था। जैसे ही उसने कृतिका की तरफ हाथ बढ़ाया, सिद्धार्थ ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अपनी हद में रह, वरना ऐसी जगह मारूंगा कि फिर दोबारा बदतमीजी करने लायक नहीं बचेगा। सिद्धार्थ के इतना कहने पर उस लड़के का चेहरा अचानक से गंभीर हो गया और वो सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोला, असलम को धमकी देगा तू? इतना कहकर उसने अपना मुक्का सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा दिया था, लेकिन सिद्धार्थ ने लपक कर उसके हाथ को रोक लिया था और उसके सीने पर एक जोर का मुक्का मार दिया था। सिद्धार्थ के मुक्के में इतनी ताकत थी कि असलम दूर खड़े एक ट्रक से जाकर टकरा गया था। ओए, कहां मर गए सब? असलम दर्द के मारे कराहते हुए बोला और उसकी आवाज सुनकर वहां पर करीब 10 से 12 मल्ल पहलवान आ गए थे। वो लोग पहले से वहीं छुपे हुए थे और असलम के ऑर्डर का वेट कर रहे थे। अगर असलम को पहले से पता होता कि सिद्धार्थ उसे इतनी तेज मारने वाला है तो वो उन पहलवानों को अपने साथ लेकर आता, लेकिन उसने सिद्धार्थ को हल्के में ले लिया था। इस आदमी के हाथ पैर तोड़ दो और हाँ, उस लड़की को हाथ मत लगाना, भाभी है तुम्हारी। असलम ने सीना सहलाते हुए कहा और उसके इतना कहते ही वो पहलवान सिद्धार्थ की तरफ बढ़ गए थे। इधर वो पहलवान सिद्धार्थ की तरफ बढ़ गए थे, दूसरी तरफ ट्रक को तलाश रहे अभिमन्यु और गुरबचन भी शोर सुनकर वहीं आ गए थे। और जब अभिमन्यु ने कृतिका और सिद्धार्थ को उन मल्ल पहलवानों से घिरा देखा तो उनकी सांस अटक गई थी, लेकिन गुरबचन बहुत आराम से खड़ा हुआ था। उसने पहले भी सिद्धार्थ को ऐसी स्थिति से निपटते हुए देखा था, इसलिए वो जानता था कि ये लोग सिद्धार्थ का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमें उन दोनों को बचाना होगा गुरबचन जी, वरना वो पहलवान उन दोनों को नुकसान पहुंचा देंगे, अभिमन्यु ने गुरबचन से कहा और फिर अपनी कमर में लगी हुई पिस्तौल को बाहर निकालने लगा था। अभिमन्यु को कमर से पिस्तौल निकालते देखकर गुरबचन ने उसका हाथ पकड़ लिया था। पुलिस बुलाने का इरादा है क्या अभिमन्यु जी? ये खिलौने जेब के ही अंदर रखिए, गुरबचन ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहा। तो क्या पुलिस के डर से बच्चों को मरने के लिए छोड़ दें? अभिमन्यु ने गुस्से से देखते हुए कहा और उसके इतना कहने पर गुरबचन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कुरा उठा और अभिमन्यु से सिद्धार्थ की ओर देखने का इशारा कर दिया था। वो 12 के 12 पहलवान सिद्धार्थ और कृतिका के चारों तरफ घेरा बना चुके थे। सिद्धार्थ उन लोगों के बीच में खड़ा हुआ था। गुरबचन को भले ही भरोसा था कि सिद्धार्थ उन पहलवानों को भी पटक देगा, लेकिन गुल्लू के वहां ना होने की वजह से सिद्धार्थ की हवाइयां उड़ी हुई थी। वो समझ चुका था कि अब उसका पीटना तय है। वो अभी इस बारे में सोच रहा था कि तभी एक पहलवान ने आगे बढ़कर सिद्धार्थ के ऊपर हमला कर दिया था। उसका मुक्का जाकर सिद्धार्थ के सीने से टकरा गया था और सिद्धार्थ छिटक कर दूर जा गिरा था और उसके मुंह से खून निकल आया था और वो बेहोश हो गया था। अरे वो मार देगा सिद्धार्थ को, अभिमन्यु ने गुरबचन से कहा। तो गुरबचन ने अभिमन्यु को हाथ से संयम रखने का इशारा कर दिया था। उसका इशारा पाकर अभिमन्यु फिर से कसमसाकर खड़ा हो गया था। गुरबचन को यह बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि सिद्धार्थ की मार्शल आर्ट्स की शक्तियां तभी काम करती है जब गुल्लू उसके साथ होता है।
सिद्धार्थ को दूर गिरता देख असलम के चेहरे पर कुटिल मुस्कान दौड़ गई थी। कीमा बना दो इसका, असलम ने चिल्लाते हुए कहा। और उसके इतना कहने के बाद जैसे ही सिद्धार्थ के ऊपर हमला करने वाला पहलवान फिर से आगे बढ़ा कि एक मुक्का सीधा उसके चेहरे पर पड़ा और वो गुलाटियां खाकर दूर जा गिरा था। गिरने की वजह से उसकी हड्डियां चटक गई थी और हड्डियों के चटकने की आवाज वहां मौजूद सभी लोगों को सुनाई पड़ी थी। उसके ऊपर हमला कृतिका ने किया था। कृतिका को इतने भयंकर तरीके से मारता देखकर अभिमन्यु का मुंह खुला का खुला रह गया था। अभिमन्यु ही क्या, गुरबचन भी कृतिका के इस स्टाइल को देखकर हैरान हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कृतिका इतनी ताकतवर हो सकती है। उस पहलवान को मारने के बाद कृतिका ने अपने बालों को पीछे करते हुए जूड़ा बनाया और फिर ललकारते हुए उन पहलवानों को अपनी तरफ आने का इशारा कर दिया था। एक लड़की को ऐसे ललकारते देखकर उन पहलवानों का खून खौल गया था और वो एक साथ कृतिका की ओर दौड़ पड़े थे। लेकिन कृतिका शायद मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट धारी थी। वो उन पहलवानों को ऐसे पीट रही थी मानो वो लोग पहलवान नहीं, छोटे छोटे बच्चे हों। अब सबका ध्यान सिद्धार्थ से हटकर कृतिका के ऊपर पहुंच गया था। कृतिका का एक एक हाथ उन पहलवानों के लिए भारी पड़ रहा था। जिसके ऊपर कृतिका का एक मुक्का पड़ता वो वहीं लौट जाता। मात्र कुछ ही देर के अंदर कृतिका ने उन पहलवानों को अधमरा कर दिया था। कृतिका उन पहलवानों को पीटने के बाद सिद्धार्थ को उठाने के लिए जैसे ही उसकी तरफ बढ़ी कि तभी वहां पर खड़े एक ट्रक के ऊपर से एक आदमी कूद पड़ा और आगे बढ़कर उसने कृतिका के ऊपर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाने शुरू कर दिए थे। वो आदमी भी शायद मार्शल आर्टिस्ट था। कृतिका उन पहलवानों के साथ आसानी से लड़ रही थी क्योंकि वो पेशेवर नहीं थे, लेकिन वो आदमी कृतिका के ऊपर भारी पड़ने लगा था। कृतिका उसके हमले से बचने का प्रयास करने लगी थी, लेकिन उसकी रफ्तार के आगे वो अपने आप को बचाने में सफल नहीं हो रही थी। इतने में उस आदमी का एक हाथ कृतिका की गर्दन पर पड़ा और वो मुंह के बल नीचे गिर गई थी। उसके नीचे गिरने से वहां पर धूल उड़ गई थी। उसको नीचे गिरते देखकर अभिमन्यु सिहर गया था और उसने अपनी पिस्तौल बाहर निकाल ली थी और उसमें गोलियां भरने लगा था। तभी असलम ने पीछे से आकर अभिमन्यु और गुरबचन की कनपटी पर बंदूक रख दी और बोला, बस अंकल जी बस, पिस्तौल अंदर रखो वरना सिर का खरबूजा बन जाएगा। अपनी कनपटी पर गन रखा देखकर अभिमन्यु और गुरबचन ने अपना हाथ ऊपर कर लिया था। गुरबचन को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि अकेले ही 20-20 आदमियों को लिटाने वाला सिद्धार्थ एक ही मुक्के में कैसे बेहोश हो सकता है। कृतिका, गुरबचन और अभिमन्यु ये तीनों लोग गन पॉइंट पर घुटनों के बल बैठे हुए थे। उन्हें दो दो पहलवानों ने पकड़ रखा था और सिद्धार्थ उनके सामने बेहोश पड़ा हुआ था। इस चमन के भरोसे तुम लोग असलम यहाँ से लड़ने आए थे, कहते हुए असलम ने सिद्धार्थ की बॉडी पर एक लात मारी और फिर हंसना शुरू कर दिया था। कुछ देर तक असलम हंसता रहा और उसके बाद कृतिका की ओर देखते हुए बोला, मैडम जी, आपको ट्रक मालिक का पता तो मिल ही गया है, तो फिर सवारी करा दो मुझे। इतना कहकर उसने कृतिका को हवस भरी नजरों से देखते हुए आंख मार दी थी। असलम की यह हरकत देखकर अभिमन्यु का खून खौल गया और वो चीखते हुए बोला, अगर तुमने मेरी भतीजी को हाथ भी लगाया तो सोच लेना। अभिमन्यु के इतना कहते ही असलम उसकी ओर मुड़ा और आकर उसके पास खड़ा हो गया। फिर बोला, जब इसको तुमने मेरे पास अपनी जवानी दिखाकर ट्रक का पता लगाने को भेजा था तब तुमको शर्म नहीं आई थी? अब इतना क्यों चीख रहे हो? असलम के इतना कहने पर अभिमन्यु कृतिका की ओर कातर नजरों से देखने लगा था। उसे कृतिका के साथ साथ अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। वो उस घड़ी को कोस रहा था जब उसने कृतिका को अपने साथ चलने को कहा था। गुरबचन को सिद्धार्थ से पूरी उम्मीद थी, लेकिन वो एक ही मुक्के में ढेर हो गया था। असलम कृतिका की तरफ बढ़ गया था और उसने कृतिका की शर्ट के ऊपर का बटन खोल दिया था। असलम को ऐसा करते देख अभिमन्यु चीखने लगा था। साथ ही साथ गुरबचन भी अपने हाथ पांव झटकने लगा था, लेकिन उन दोनों को दो दो लोगों ने पकड़ रखा था, इसलिए उनका छटपटाना बेकार साबित हो रहा था। इन बुड्ढों को यहां से लेकर जाओ, असलम ने अपने आदमियों से कहा। उसका ऑर्डर पाते ही उसके आदमी गुरबचन और अभिमन्यु को वहां से लेकर जाने लगे थे। उनके जाने के बाद असलम ने जैसे ही कृतिका के शर्ट की अगली बटन खोलनी चाहिए कि उसके पेट पर एक जोरदार घूंसा पड़ा और वो हवा में दूर जा गिरा था। ये घूंसा उसे और किसी ने नहीं बल्कि सिद्धार्थ ने मारा था। जो सिद्धार्थ अभी कुछ देर पहले बेहोश पड़ा हुआ था, वो अचानक से उठकर ठीक कैसे हो गया था?
ये असलम समेत उसके आदमियों की समझ से परे था। असलम को मार खाता देखकर वो मार्शल आर्टिस्ट जिसने कृतिका को मारा था, वो गुलाटियां खाते हुए सिद्धार्थ की ओर बढ़ा, लेकिन तभी सिद्धार्थ ने हवा में एक पैटर्न में अपना हाथ घुमाने लगा था और उसके हाथों से ऊर्जा की एक महीन धारा बन गई थी। तब तक वो आदमी सिद्धार्थ के पास पहुंच चुका था और जैसे ही उसकी नजर सिद्धार्थ के हाथों पर पड़ी कि उसकी आंखें डर के मारे बाहर आ गई थी। असलम के जो आदमी गुरबचन और अभिमन्यु को लेकर जा रहे थे, वो भी रुक गए थे। मौत की मुट्ठी, वो बस इतना ही कह पाया था कि तभी सिद्धार्थ की मुट्ठी उसके पेट पर पड़ी और उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई थी और वो कटे पेड़ की तरह गिर पड़ा था। सिद्धार्थ के हाथों अपने आदमी को इतनी बुरी तरीके से मार खाते देखकर असलम की चीख ही निकल गई थी और वो डर के मारे जोर जोर से चीखने लगा था और अपने कमर में लगी पिस्तौल निकालकर सीधा सिद्धार्थ के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। लेकिन सिद्धार्थ उन गोलियों से इतनी आसानी से बचने लगा था कि मानो जैसे वो जानता हो कि ये गोलियां किधर आने वाली हैं। सिद्धार्थ बचते बचाते असलम के पास पहुंच गया था। तब तक असलम के गन की गोलियां खत्म हो गई थी। असलम के पास पहुंचने के बाद सिद्धार्थ ने फिर से उसी पैटर्न में हाथ घुमाया, जिस पैटर्न में घुमाकर उसने अभी कुछ देर पहले असलम के आदमी को मारा था। और जैसे ही उसके हाथ से महीन धारा निकली कि डर के मारे असलम की आंखें बाहर आ गई थी, सिद्धार्थ ने मौत की मुट्ठी असलम के ऊपर चला दी थी। अपनी ओर मौत की मुट्ठी आते देखकर असलम की आंखें बंद हो गई थी। तभी सिद्धार्थ के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी, आदित्य शर्मा। उस आवाज को सुनते ही सिद्धार्थ के हाथ अपने आप ही रुक गए थे। आखिर किसने लिया था राज्य रक्षक आदित्य का नाम? और क्या है सिद्धार्थ के बेहोशी की हालत से उठ जाने के पीछे का सच? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।